व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तु के उत्पादन में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे उद्योग, कारखाना, विनिर्माण आदि। ये सब द्वितीय क्षेत्र हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनरेगा के उद्देश्यों को बताइए। तो इसका उत्तर है, इसका उद्देश्य उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम की जरूरत है, उन्हें सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल होती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है? तो इसका उत्तर है, खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जहां लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र के 2 लाभ बताइए। तो इसका उत्तर होगा, कर्मचारियों को नियमित रोजगार मिलता है। ये पहला लाभ हो गया संगठित क्षेत्र का, कि कर्मचारियों को नियमित रोजगार मिलता है। और दूसरा हो जाएगा, कर्मचारियों को अवकाश एवं भत्ते मिलते हैं। तो ये 2 लाभ है। इसके बाद है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, किस क्षेत्र, यहाँ पे आना था प्रश्न, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुद्रा का अर्थ समझाइए। तो इसका उत्तर है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के बदले में हम जो चाहे वस्तु या सामान खरीद सकते हैं, जैसे कपड़ा, अनाज आदि। ठीक है, मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम होती है और मुद्रा के बदले में हम जो चाहे वस्तु या सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद अगला है, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा, मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा कागज के नोट और सिक्के शामिल है। इसके बाद है, मुद्रा के 3 कार्य बताइए। तो मुद्रा के 3 कार्य है, पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापक और तीसरा है भुगतान का आधार। इसके बाद अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग को समझाइए। तो इसका उत्तर है, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग से आशय है कि जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता हो, अतः दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तु खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। तो इसका मतलब है कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग मतलब एक व्यक्ति बेचना चाहता है, यह उसकी आवश्यकता है कि वह बेच दे उसको, वही कोई और अन्य व्यक्ति है जो उसको खरीदने के लिए उत्सुक है और उसको खरीदना ही उसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये दोहरा सहयोग हो गया, एक बेचने को तैयार है, दूसरा खरीदने को तैयार है, दोनों की ही आवश्यकताएं हैं यहाँ। तो यह आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग है। इसके बाद है, बैंकों की आय के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, कर्जदारों के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। ठीक है, कर्जदारों मतलब बैंक से जो लोग ब्याज लेते हैं, ब्याज से पैसे लेते हैं। ठीक है, बैंक से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक से उधार पैसे लेते हैं, वो उनके कर्जदार होते हैं, वो उनको ब्याज देते हैं बैंकों को वापस। और जो पैसे जमा करते हैं उन्हें बैंक ब्याज देती है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वही बैंक के आय का मुख्य स्रोत होता है। इसके बाद है, चेक से क्या आशय है? चेक से क्या आशय है? तो उसका उत्तर है, चेक जो है यह एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को कोई खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ठीक है, चेक किसी के नाम से दिया जाता है और जिसके भी नाम से दिया जाएगा और जिसके खाते का वह चेक होगा, वह उस व्यक्ति को पैसा देना चाहता है और उस व्यक्ति के खाते से वह पैसा उस व्यक्ति को मिल जाता है। इसके बाद है, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं बताइए।
तो इसका उत्तर है वस्तु विनिमय में वस्तुओं के बदले वस्तु ही खरीदी जा सकती है, जैसे गेहूं के बदले कपड़े खरीदना। तो इसकी सीमा हो गई है। इसके बाद है स्वयं सहायता समूह के 2 कार्य बताइए। तो इसका उत्तर है स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं, ऋण को कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह के 2 कार्य क्या हैं कि यह कर्जदारों को एक तो पैसा उधार देते हैं, दूसरा है कि कम ब्याज पर वो पैसा उपलब्ध करवा देते हैं। तो यह 2 प्रमुख इनके कार्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इसके बाद है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये जो कारक है वह यह हैं, 4 कारक है यहाँ पर। पहला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, दूसरा है परिवहन प्रौद्योगिकी, तीसरा है सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति और चौथा है इंटरनेट। ये जो 4 कारक या कारण है जिसके कारण की वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। इसके बाद अगला प्रश्न है मुक्त व्यापार से क्या आशय है। मुक्त व्यापार से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है मुक्त व्यापार वह व्यापार है जो 2 देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध के होता है। भारत में 1991 की शुरुआत से, ठीक है, भारत में 1991 की शुरुआत से विदेशी, ठीक है, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया है। मुक्त व्यापार वह व्यापार है जो 2 देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध के होता है और भारत में 1991 की शुरुआत से विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। अगला प्रश्न है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है विकास का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है विकास का अर्थ बढ़ना होता है या समग्र एवं प्रगतिशील होता है। विकास का अर्थ बढ़ना होता है, यह समग्र एवं प्रगतिशील होता है। अगला प्रश्न है किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा किसी देश का विकास उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, वहां की औसत साक्षरता एवं स्वास्थ्य सुविधा के आधार पर, ठीक है, एवं स्वास्थ्य सुविधा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, प्रश्न था कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो उसका उत्तर है किसी देश का विकास उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, वहां की औसत साक्षरता एवं स्वास्थ्य की सुविधा के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है केरल की शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो इसका उत्तर है केरल में स्वास्थ्य शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए वहां की शिशु मृत्यु दर कम है। केरल में स्वास्थ्य शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए वहां की शिशु मृत्यु दर कम है। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक क्या है। तो इसका उत्तर होगा देशों की तुलना हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किया जाने वाला जीवन सूचकांक मानव विकास सूचकांक है। यह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक है। इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण 2-2 नंबर के प्रश्नों को तैयार कर लिया है।
तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।